हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड हैं। 27 Feb 2024 आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो फेल ना हो जाए, या फिर कुछ को लग रहा है कि पता नहीं क्या कैसे करें, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, कन्फ्यूज़न हो गई है। तो ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आप 35 to 40 मार्क्स अपने फिक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इसका नाम ही मैंने मेंशन किया है, केमिस्ट्री स्टडी कैप्सूल फॉर क्लास 12th। यानी कि आप जैसे बहुत टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, किसी चीज़ के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही इस केमिस्ट्री स्टडी कैप्सूल को एक बार अच्छे से लर्न कर लो, तो आप देखते हैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। मैंने ये पीडीएफ जो है बेसिकली आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, इन चैप्टर से प्रिपेयर किए ताकि आप इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पीडीएफ भी करके जा रहे हो तो आप फेल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, डिफाइन द टर्म मोलरिटी एंड मोलरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें जो टर्म है आपकी मोलरिटी और मोलरिटी, उसको डिफाइन करना है। तो मोलरिटी देखो क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज योर मोलरिटी। यानी नंबर ऑफ मोल सोल्यूट जो प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोलरिटी। और वहीं पे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ 1 kg के अंदर, उसको क्या कहेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं और मोलरिटी को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। जो मोलरिटी होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बिकॉज वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम चेंज होएगा, ठीक है, विद टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पर मोलरिटी डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम पे। ठीक है। लेकिन जो मोलरिटी होती है वो डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बिकॉज वहाँ पर मास होता है, और मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। होप सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है बिल्कुल से। Second question, state Henry's law and explain the effect of its solubility of gases in liquids. ठीक है, तो solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid solution. ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है आपका बेटा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर उसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो आपका क्या लग जाएगा वहाँ पर, के एच। और इस के एच को क्या कहेंगे हम लोग, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा के एच की वैल्यू रहेगी उतनी क्या होगी आपकी सॉल्युबिलिटी लेस होएगी। तो के एच की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टेट राउल्स लॉ इफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए और फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। एक तरीके से वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, ठीक है, जल्दी से वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, एक तरीके से इवापोरेट हो जाता है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड नॉन वोलेटाइल के लिए क्या लिखोगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। सो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करें, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दैट डज नॉट अलाउ और ओबे द राउल्स लॉ। ठीक है, जो किसी भी कंडीशन, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन पर भी अलाउ ना करे, ओबे ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में। जो एंथैल्पी मिक्सिंग और वॉल्यूम मिक्सिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, जीरो। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर क्या होगा, लेस देन जीरो होगा।
यानी कि इसमें होता क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो तीनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट कहते हैं, वो आपस में तीनों इक्वल होते हैं। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, तीनों आपस में इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पर नॉन आइडियल को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ए बी इंट्रैक्शन होएगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेगेटिव डेविएशन में रिवर्स हो जाता है, कहते हैं वो लेस देन होएगा, ए बी इंट्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, यानी कि जो आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप फॉर्मेशन करता है, और जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप फॉर्मेशन करता है। इस चैप्टर के मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो एक बारी सॉल्यूशन चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अब नॉर्मल मोलर मास एंड हाउ विल इट बी करेक्टेड। तो ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन द मोलर मास ऑब्जर्व इज फाउंड, ठीक है। उसको देखते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर के ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, उससे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जर्व मोलर मास इज कॉल्ड, जो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं अब नॉर्मल मोलर मास कहते हैं, ठीक है। ये और बाद में इसको करेक्ट करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आया दैट यूजिंग फॉर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट विल बी द वांट ऑफ फैक्टर फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए देखो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा, मोर देन 1 होएगा आपका, एसिटिक एसिड इन बेंजीन उसके लिए क्या होगा, लेस देन 1 होएगा, ठीक है। यानी डायमराइज और डायमराइजेशन पर डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन हो रही है नहीं हो रही, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए और भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आउट ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वन इज बेस्ट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेफर को, ऑस्मोटिक में जो मेथड है उसको प्रेफर्ड क्यों किया गया है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन को चेंज नहीं करता, देयर फॉर करेक्ट मोलर मास इज कैलकुलेटेड हो जाता है उससे टेम्परेचर के। बाकी के में क्या होता है आपका मोलरिटी आ जाती, अगर मोलिट कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाती है कई बार तो उससे चेंज हो जाती है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो गया आपका, इसमें यही है कि हम अदर मेथड जो है वो आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज एंड देयरफॉर बायोमोलिक्यूल्स आर डिकम्पोज्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका अरेंज करना है इनको, तो 0.1 KCl एंड 0.1 आपका मोलर ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें पूछा गया है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसमें देख लो आप क्या जो जल्दी आयोनाइजेबल होएगा, ठीक है। KCl जो आयोनाइजेबल है, डिसोसिएशन एक K+ और Cl- में डिसोसिएशन होएगा लेकिन ग्लूकोज का नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है डेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट द नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा आपके सोल्यूट पे, पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 3 मार्क का क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसेंट्रेट, यानी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आपका मूव कर रहा है, कहते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहते हैं उसको बोल सकते हो आप, ठीक है। सॉल्यूशन जो मतलब जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका लोअर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, तो जिसका सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एंडो ऑस्मोसिस की वजह से, कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए गिवन बिलो द स्केच ऑफ अ प्लांट फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसेस, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बनाया गया और डायग्राम में पूछा गया है कि किसका डायग्राम है, नेम द प्रोसेस अकरिंग इन द अबव, तो ये आपको दिख रहा है अच्छे से कि रिवर्स ऑस्मोसिस का है। टू विच कंटेनर डज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, एंड थर्ड गिव वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्लांट, कहते हैं। तो दिस कैन बी एन एप्लीकेशन ऑफ डिस सैलिनेशन प्लांट टू मीट पोर्टेबल वाटर, ठीक है। और ये कंटेनर जो है आपका क्या है, टू फ्रेश वाटर कंटेनर, ठीक है, फ्रेश वाटर कंटेनर में होगा आपका। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके देखिए यहाँ, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl। देखिए जो W2 W1 आप में इसमें पता होना चाहिए, WB से दिखाया गया है, तो W2 क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो
और यानी जिसको हम डाल रहे हैं, जैसे सोल्यूट में आप शुगर है, शुगर को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो शुगर क्या हो गया आपका W2 या फिर WB हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट, और जो वाटर है वहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट न्यूमेरिक, इसमें यही है आपका डेल्टा टी भी निकालना इसमें। तो यहाँ पर देखो NaCl वगैरह दे दिया, और जहाँ पर लिख देगा एज्यूमिंग NaCl इज़ 100% आयोनाइजेबल, तो वो वाटर फैक्टर का न्यूमेरिकल होगा आपका। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप इसको सॉल्यूशन के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में आपका क्या है, डिफाइन द टर्म एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जहाँ पर भी अगर चेंज हो रही है मेजरेबल टाइम इंटरवल को, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एवरेज रेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट लो आपको पता है कि रेट लो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, उनके ऊपर स्टोकियोमेट्रिक पावर्स आ जाती हैं। उन स्टोकियोमेट्रिक पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज करें हाफ है, ए के ऊपर हाफ और ये बी के ऊपर 3/2 है, इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी x+y जो है वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कुछ आइडेंटिटीज रखी हैं। आपको ये भी पता है कि मोल पर लीटर होल ट्वाइस, मतलब मोल पर लीटर और ब्रैकेट क्लोज कर दो, ऊपर लिखो 1 - n और फिर पर सेकेंड। तो n की जगह अगर आप 0 रखते चलोगे तो आपकी यूनिट आ जाएगी, फर्स्ट रखोगे तो आपकी यूनिट आ जाएगी। इस तरीके से आप यूनिट शॉर्ट वे में निकाल सकते हो। कंपेयर करना है मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और जो आपकी मॉलिक्युलरिटी वो क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी आपके कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, इवन इन फ्रैक्शन भी आ सकता है आपका। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लीकेबल होती है ओनली किसके लिए, एलिमेंट्री, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए हो सकता है वैसे, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट बेटे जो मॉलिक्युलरिटी होती है दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इनको देख लेना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है, बट एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है। ठीक है, उसका डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपके मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं, जो फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमें कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको EA से दिखाते हैं। यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है दैट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पार्ट फॉर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, इनको आप देख लेना, कॉलिजन थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो न्यूमेरिकल है, जैसे कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर A एंड सेकंड ऑर्डर B, यानी कि रेट इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, K(A)(1), मतलब A की कंसंट्रेशन ऑफ A पर 1 लगाया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ B का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है आपका कहते हैं। ठीक है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स, B 3 टाइम्स अगर हो जाए तो क्या बन जाएगी, यहाँ पर 9 टाइम्स बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपके सामने ग्राफ है, अरेनियस का भी है। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इनको आप देख सकते हो एक बारी। ठीक है, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, कहते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है इसका। तो तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स में जब भी लिखते हैं आयुपैक वाले चैप्टर क्वेश्चन, इसमें हम लोग गैप नहीं देते। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड होंगे, एम्बिडेंट लिगेंड मतलब थायोसाइनाइड हो गया, साइनाइड हो गया, जिसके पास में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, डेट अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेशन पेयर्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप एग्जांपल देखो, जैसे COCN6, और फिर नेक्स्ट वाले में लिख लो कहते हैं CR, और कहते हैं क्या हो जाएगा आपका CN6 लिखते हैं। तो आप CN और कहते हैं NO2 ले लो साइड में। ठीक है, इन दोनों को आपस में चेंज करवा दो इस तरीके से। ठीक है, दोनों लिगेंड्स को दोनों मेटल के साथ में एक्सचेंज करवा दो। एम्बिडेंट लिगेंड समझ में आ गया, जिसका 2 दोनों साइड्स होती हैं, और मोडेंडेड मतलब ओनली 1 होती है कहते हैं। ठीक है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंस बोला गया है। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि दैट प्रेजेंट आर्स लिगेंड्स मतलब प्रेजेंट आर सेम, वेयर एज हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो ये।
देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, इनको आप एक बारी रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इज वर्ड पॉलीडेंटेड, इस तरीके से आप देख सकते हो। CFT जो है वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। CFT का आप एक बार डायग्राम देख लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। उसके बाद DNA ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट आर हाई कहते हैं। जो एंथैल्पी होती है एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स के कारण कहते हैं, ठीक है। बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। जो दे रहा का गिव रीजन यही आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा आपसे ज़रूर इस बोर्ड के अंदर। सो बच्चों अच्छे से DNA ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें से आप कर सकते हो। आपके पास आंसर्स भी, मेन चीज़ ये है। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजंस। किस वजह से कहते हैं? एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कहते हैं। क्या करेगा वो? मेटल्स फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स एंड प्रोवाइड अ न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एंड समटाइम्स क्या हो सकता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होएगा दैट विल प्रोवाइड सुटेबल सरफेस एरिया विद द फ्री वैलेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्टिनोइड को लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो रीजन इसका एक ही है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स इन एक्टिनोइड्स एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथेनोइड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, या इंटरवीनिंग शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आपका द ई नोट वैल्यू फॉर Mn3+/Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव। ये मच मोर पॉजिटिव क्यों होता है भाई? इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है। जिसकी भी हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी डेट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल होएगा, ध्यान रखना वो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट येट इट इज़ रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन मेटल। वो इस वजह से बेटा क्योंकि स्कैंडियम जो है वो हैज़ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट 3d1,4s2 कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, रिएक्शंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आप इनको जरा देख ले। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन Na2CrO4 फ्रॉम क्रोमाइट और एंड K2MnO4 फ्रॉम पैरोलासाइट और कहते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शन दे रखी हैं। ये क्रोमाइट और से आपका सोडियम क्रोमेट बन रहा है। इन रिएक्शंस को आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर देखो, कंपैरिजन करना है लेंथेनोइड और लेंथेनोइड उसमें विद रेफरेंस टू, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स में कहते हैं। इसमें आपके क्या होगा? इसमें लिखो 4f आती है लेंथेनोइड, उसमें क्या होगा? 5f आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी इसमें 3, और इसमें कितनी 3 एक्टिनोइड शो हायर कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 7, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप कहते हैं 5f 470 वगैरह इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से डिफरेंसेस लिख देना। उसके बाद में ये और भी क्वेश्चन दिए हुए, इनको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा तो, ठीक है। बड़ा इजीली है, वैसे इजी लैंग्वेज है, आप इजीली लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं चैप्टर वाइज कहते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो अब मैं कहते हैं नेक्स्ट सेशन से अब चैप्टर वाइज ही अपलोड करा करूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम इशू आता है मेरे पास में, इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाता। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंथैल्पीज। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इस तरीके से याद करो। देखो MnO4 माइनस कहते हैं तो क्या, देखो जहाँ पर भी MnO4 माइनस होगा वहाँ पर हमेशा पहले Mn2+ लिख लो, जो गिव्स क्या देगा Mn2+। जहाँ ऑक्सिलेट है वहाँ पर CO2 लिख लो, Fe2+ है वहाँ पर Fe3+ लिख लो। H+ और H+ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बैलेंस कर लेना। वैसे वहाँ पर पेपर में लिखा हुआ था 8H+ या 4H+ है, इस तरीके से लिखा हुआ था। अगर आप 14H+ लिखा आएगा तो आप लिख दो वहाँ पर कितना निकलेगा। जैसे MnO4 CO2 है यहाँ पर तो 10H2 वाला आएगा, कहते हैं 10 CO2 ना, 10 CO2 यहाँ पर 8H2O यानी कि 16H+ वाला है तुम्हारा, ठीक है। Fe2+ वाला, तो ये देखो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो, ये 14H+ आएगा और फिर बाहर का निकल जाएगा आपका 7H2O। इसी तरीके से आपका ये वाला आएगा MnO4 माइनस वाला, तो इसमें भी Mn2+ निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये CrO7 लिखा है, Cr2O7 होएगा एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में ये भी ऐसे नेम ऑफ रिएक्शन आप कर सकते हो इजीली। ये नेम ऑफ रिएक्शन कहते हैं इसी तरीके से Fe2+ प्लस में MnO4 माइनस और H+ कहते हैं, सारे यही रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शन को आप थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बेटा।
उसके बाद में व्हाट इज मीन बाय टर्म लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आप देख लेना एक बार अच्छे से। ये सारे के सारे गिव रीजन वही आ गए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके आंसर्स आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये 25 मिनट्स की वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस 25 मिनट की वीडियो में अगर आप कहते हैं अपना सिलेबस जो है, मान लो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने सारी की सारी कवर कर ली हैं। ये सारे रिएक्शन जो हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो बेटा इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर इन केस मान लीजिए आपको फिर भी कोई इश्यू आता है, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आपको पता है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो भी स्टूडेंट को नीड होएगी। ठीक है, तो डीएनएफ ब्लॉक के लिए आपके सफिशिएंट हैं इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। उसके बाद में आपके अमाइंस आ जाता है। अमाइंस में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसमें देखिए जैसे कि पीकेबी वैल्यू फॉर एनिलीन इज़ मोर देन दैट फॉर मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर पीकेबी वैल्यू वाला जो रिजल्ट है, पीकेबी वैल्यू कहते हैं हमेशा हाइयर रहेगी, क्या रखना है, एरोमेटिक्स की, और एलिफेटिक्स की क्या होगी आपकी, लेस होएगी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होएगा आप कहते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस होएगा इस वजह से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी नाइट्रोजन पर वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी आपकी। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस है, कपलिंग रिएक्शन वगैरह, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस पर आपको बहुत फोकस करना है, तो स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को अच्छे से लर्न करिए। ये चैप्टर भी बड़ा इजी है, इस चैप्टर में आप इसमें इतना डिफ़िकल्टी नहीं जितना कि आपको टाइम लगे ज़्यादा। आप कुछ इसमें से नेम ऑफ रिएक्शन वगैरह बड़ी इजीली कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइजोनियम सोल्ट का एक फ्लो चार्ट बनाइए, और उस फ्लो चार्ट के थ्रू से डाइजोनियम सोल्ट को पूरा का पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो इन रिएक्शन को आप देख लीजिए अच्छे से। C6H5Na2C डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं। डाइजोनियम सोल्ट में आपने CH3COCl डाल दिया, तो आपका ये कहते बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिएक्शन को लर्न कर लेना, और ये नीचे ऐसे आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आपको कुछ ABC वाले क्वेश्चंस, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आपके। केमिकल डिस्टिंक्शन टेस्ट भी बहुत अच्छे से करना है आपको। गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन थे इथाइलामाइन एंड एनिलीन। तो आप इसमें मैंने जैसे कपलिंग मान लो कि इसमें ज़रूरी नहीं आप कहते ये रिएक्शन करो, आप इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे एक तरफ लिखो आप एनिलीन और दूसरी तरफ लिख लो इथाइलामाइन, तो इसमें क्या करोगे आप, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर दोगे, वाइट पीपीटी बन जाएगी जो कहते हैं, वो वाला टेस्ट भी आप शो कर सकते हो। एनिलीन एंड बेंजाइलामाइन में आप कार्बाइलामाइन टेस्ट भी कर सकते हो, कि वो भी उसके लिए होता है, 1 डिग्री अमाइन के लिए कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 को एक बार अच्छे से फोकस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप सबको एक बार लर्न कर लेना अच्छे से। एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन से कैसे बनाओगे, पहले डाइजोनियम सोल्ट बना लो, फिर डाइजोनियम सोल्ट में क्या करोगे आप, HbF4 उसको हीट कर दोगे, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। ये सब आपने चैप्टर के जस्ट क्विक रिवीजन में कहते हैं मैं अभी अपलोड करूँगा, तो आप उसमें देख लेना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बायोमोलिक्यूल्स आ गया। बायोमोलिक्यूल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पेप्टाइड लिंकेज है, तो पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, देखो पेप्टाइड लिंकेज जो है इज एन अमाइड लिंकेज, एक तरीके से फॉर्म्ड बिटवीन, क्या करेगा आपका वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप कहते हैं, यानी कि CONH जो होता है अमाइड ग्रुप बनता है, वो क्या होता है आपका पेप्टाइड लिंकेज होता है। बेसिकली किस में बनता है आपका, अमाइड्स में, अमाइड प्रोटीन्स में बनता है।
ठीक है। डीनेचुरेशन में आपका क्या होगा कि जब प्रोटीन कहते हैं आपका व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म में है, तब वहाँ पर क्या होगा, उसकी फिजिकल चेंज होएगा, लाइक इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज कहते हैं, इस तरीके से उसका पीएच वगैरह कहते हैं। बट स्ट्रक्चर जो होएगा 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्ट्रॉय सकते हैं, 1 डिग्री कहते हैं विल बी इनटेक कहते हैं, रिमेन इन एक जैसे रहेगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोगुलेशन ऑफ एग वाइल ऑन बॉइलिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको अच्छे से पता है कि जितने भी जो भी ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस टॉलेंस लिएजेंड एंड फैलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जांपल आप ग्लूकोज ले लो उसमें, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो आपके सारे के सारे ले सकते हो। डाइसैकेराइड्स पता है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हो इसमें क्या, सुक्रोज का, ठीक है। आपको पता है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बनाइए, उसमें फिर HNO3 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनोइक। HNO3 डालोगे तो सैक्रिक एसिड बनेगा, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ग्लूकोनोइक एसिड बनेगा, और HI डालोगे तो क्या बन जाएगा ये आपका, इस तरीके से एसिटिक एनहेक्सेन वगैरह हीट वगैरह करके आप इसको कर सकते हो। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 मोनोसैकेराइड के बीच में, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड है, अगर वो उनके बीच ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से 2 मोनोसैकेराइड साइड वाइज कनेक्टेड है, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसको आप एक बारी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ये 25-26 मिनट की वीडियो है, इसको आप अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, इसको लर्न करिए काफ़ी अच्छे से। फिर कोई इशू आता है तो आप मेरे से PDF वगैरह ले सकते हो, ठीक है। कोई इसके चार्जेस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स विच टेंड टू बी साइड बाई साइड फॉर्म पाइप दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कैरेटीन इन हेयर, फाइब्रोन इन सेल कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसी आप कर लेना। नेम द बेसिस प्रेजेंट इन RNA, RNA में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं आपको पता है कि बेसिस प्रेजेंट इन RNA में क्या होगा, AGCU, याद रखो। AGCT किस में होता है, DNA में होता है। यूरासिल नहीं होता आपका DNA में, कहते हैं उसमें क्या होता है, थायमीन होता है DNA में, ठीक है, यूरासिल की जगह। बाकी 3 तो सेम रहते हैं आपके, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स है कुछ आपके। एनोमर्स याद रखना, एनोमर्स क्या होता है, जहाँ पर C1 कार्बन पर OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। DNA RNA में स्ट्रक्चरल डिफरेंस याद रखो, T2 डीऑक्सीराइबोज बनता है इसमें, और इसमें क्या बनता है, खाली डी राइबोज बनता है। जो DNA होता है वो डबल हेलिक्स होता है, ये क्या होता है आपका, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है इसका, कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स